Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the series of CS201 Introduction to Programming using C++. आज हम इस सीरीज का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। चलिए फिर लेक्चर शुरू करते हैं। क्विकली हम अपना आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले अपना एक सिंपल सी का प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद हम कुछ लैंग्वेज के अंदर बेसिक वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेंगे। साथ हम C++ लैंग्वेज में यूज होने वाले ऑपरेटर्स को देख लेंगे कि कितने ऑपरेटर्स हैं हमारे पास लैंग्वेज के अंदर और ये ऑपरेटर्स किस तरह यूज करने हैं। और लास्टली फिर हम एक एग्जांपल कोड करेंगे जिसमें हम वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को यूज करते हुए देखेंगे कि इनका जो कॉन्सेप्ट हमने रिव्यू किया है वो किस तरह से हमने इनको यूज करना है। हमारे एजेंडे में सबसे पहले है कि हम एक सिंपल सा C++ में प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो पहले आपको हैश सिंबल और उसके बाद फिर इंक्लूड का कीवर्ड और उसके बाद फिर लेफ्ट एंगल ब्रैकेट जो है वो डालनी पड़ती है और उसमें फाइल का नाम लिखना पड़ता है iostream यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद फिर int का कीवर्ड और मेन का कीवर्ड और उसके बाद पैरेंथेसिस और उसके बाद करली ब्रेसेस और फिर जो आपने स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी है यानी जो चाह रहे हैं आप आउटपुट पे लिखा हुआ है वो सी आउट के कीवर्ड के बाद डबल लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और वेलकम टू CS201 और उसके बाद रिटर्न और -0। ये ओ नहीं है, ज़ीरो है, तो इसको हम सेव करते हैं और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अगर कोई एरर होगा तो कंपाइलर हमें बता देगा। अभी फ़िलहाल कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सेमी कॉलन, क्योंकि C++ की हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन पे एंड होती है। अब मैंने सेमी कॉलन यहाँ से डेलिबरेटली रिमूव कर दिया है, तो इसको मैं दोबारा अगर कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो कंपाइलर मुझे एरर दे रहा है कि इस स्टेटमेंट से पहले सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। आप देख सकते हैं लाइन नंबर 7 ने उसे एरर दे दिया है कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न। तो यहाँ इससे पहले मुझे सेमी कॉलन लगाना होगा। इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है और मैं अब कंपाइल करके रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट पे वेलकम टू CS201 लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, क्योंकि यही मैंने डिस्प्ले या आउटपुट किया है। चलाते हैं प्रोग्राम को और ये देखिएगा आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। जो स्टेटमेंट हमने सी आउट के अंदर डबल कोटेड मार्क्स में या डबल कोटेशन के साइन में या सिंबल में लिखी थी वही हमें आउटपुट पे डिस्प्ले हो रही है। तो स्टूडेंट्स अभी हम अपनी एक बेसिक और सिंपल से C++ के प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने हैश सिंबल से स्टार्ट किया और हैश सिंबल जो है हमने बात की थी कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंपाइलर के लिए। उसके बाद हमने इंक्लूड का कीवर्ड लिखा। इंक्लूड का जो कीवर्ड है ये बेसिकली कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इंक्लूड कर ले। किस चीज़ को इंक्लूड कर ले? हमने आगे एक फाइल iostream मेंशन की हुई है कि ये वाली फाइल को आप इंक्लूड कर लीजिए। इन फाइल्स को हम आमतौर पे ये C की लैंग्वेज में हम इन्हें हेडर फाइल्स कहते हैं। इन हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी हम C के प्री डिफाइंड या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उनकी डेफिनेशन, उनके लिखने का तरीक़ाकार जिसको हम सिंटैक्स वगैरह कहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ होती है। तो कंपाइलर के लिए ज़रूरी होता है कि जो फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उनकी रिलेटिव हेडर फाइल जो है वो हमें अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम एक मैथ का फंक्शन यूज़ करते हैं प्रोग्राम में जिसको हम लॉग का फंक्शन कहते हैं। अब लॉग के फंक्शन के लिए हमें लॉग की जो रेलेवेंट हेडर फाइल है जो कि math.h है वो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि इस लॉग की सारी डेफिनेशन जो है वो math.h के अंदर लिखी हुई है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में कहीं लॉग का फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ हम ऊपर कहीं आके इंक्लूड math.h इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कंपाइलर को लॉग के फंक्शन की डेफिनेशन नहीं मिलेगी और यूं वो हमें एक एरर रिटर्न कर देगा कि लॉग इज नॉट डिफाइंड, जिससे पता चलेगा कि ये फंक्शन कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा या उसका सिंटैक्स या उसकी डिटेल। तो इसलिए हमें जो भी फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में तो हमें उनकी रिलेटिव हेडर फाइल जो है वो देनी पड़ेंगी। iostream जो है वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कुछ भी हम यूजर से इनपुट कर रहे हैं वो वाले फंक्शंस और कुछ हम स्ट्रिंग या टेक्स्ट या वेरिएबल या कुछ चीज़ों को हम प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रीम्स के जो फंक्शंस हैं वो iostream इस फाइल के अंदर है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है।
नेक्स्ट वो यूजिंग का कीवर्ड है और उसके बाद अहम चीज है नेम स्पेस std। नेम स्पेस आप ये मुराद ले लीजिए कि एक बड़ी अगर फाइल है जो हमारी IO स्ट्रीम या हेडर फाइल है, इसके अंदर कोई एक सेक्शन है, इस सेक्शन को हम कह देते हैं मिसाल के तौर पे कि ये वाला जो सेक्शन है ये std की नेम स्पेस है, यानी std का एक सेक्शन है। तो इस सेक्शन के अंदर हमारा कौन सा फंक्शन पड़ा हुआ है, सी आउट का फंक्शन पड़ा हुआ है जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस सेक्शन के अंदर सी आउट की डेफिनेशन लिखी हुई है और हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि इस फाइल के अंदर ये जो std का ये नेम स्पेस है, ये सेक्शन हम यूज करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि इस फाइल के std नेम स्पेस के अंदर सी आउट का फंक्शन है वो आपने यूज किया है, तो कंपाइलर उसकी डेफिनेशन उस फाइल से उस नेम स्पेस में जाके यूज कर सकता है। यूजिंग नेम स्पेस std के बाद हम सेमीकोलन डालेंगे और उसके बाद न्यू लाइन के ऊपर हम int का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद मेन का कीवर्ड लिखेंगे और पैरेंथेसिस एंटर करेंगे। int इंटीजर के लिए लिखा जाता है। मेन हमारा एक फंक्शन है प्रोग्राम का और इसको हम कुछ रिटर्न करेंगे और पैरेंथेसिस जो है इसमें हमारे आर्गुमेंट होते हैं, लेकिन एक आम प्रोग्राम के लिए हम इसको ब्लैंक भी छोड़ देते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें कौन से आर्गुमेंट्स आ सकते हैं। उसके बाद हमें न्यू लाइन के ऊपर लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस जो है वो एंटर करनी होगी, विच विल इंडिकेट कि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो। उसके बाद हमें सी आउट का कीवर्ड लिखना होगा। सी आउट इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि हमने एक स्टेटमेंट अपनी आउटपुट पे जाके प्रिंट करना है। हमारा सिंपल प्रोग्राम है तो हम इस प्रोग्राम में सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट पे प्रिंट करेंगे, सिर्फ हम अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं। सी आउट के बाद हमने दो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स यूज की हैं। ये सी आउट का आप समझ लीजिए सिंटैक्स है लिखने का एक तरीका है, ये हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे देखें लफ्ज बार बार सिंटैक्स यूज हो रहा है, तो मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। आपको अगर इंग्लिश में लिखना है ही हैज ए कार, तो आपको H कैपिटल स्मॉल ई और ही के साथ हैज लिखना पड़ता है, ही के साथ हैव नहीं लिख सकते आप। ये लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं है, या लैंग्वेज कहेगी ये गलत है, तो आपको ही के साथ हैज लिखना पड़ेगा, ए कार। और आप साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको फुल स्टॉप ही देना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के ये रूल्स हैं जिन्होंने आपको बताया कि आपको इस तरह लिखना है। बिल्कुल उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने कुछ स्टैंडर्ड या असूल होते हैं, कवानीन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और हमें उनको कंप्लाई करना पड़ता है। इन्हीं को हम आमतौर पे सिंटैक्स कहते हैं, यानी जो लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स लिखने का एक तरीकाकार होता है। रूल्स टू फॉलो व्हेन राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होता है। तो उसके बाद हमने डबल कोटेशन मार्क्स यहाँ पे डाले हुए हैं। इससे मुराद ये होगी कि इन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम जो भी कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और हमने लिखा वेलकम टू CS201, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट को सेमीकोलन पे अपना क्लोज कर दिया और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने कीवर्ड अपना लिखा है रिटर्न का, और हमने उसके बाद मेंशन किया हुआ है जीरो। जीरो से मुराद क्या होगी कि हम अपने प्रोग्राम को मेन का जो फंक्शन है उसको हम जीरो रिटर्न कर रहे हैं, और सी के केस में जीरो रिटर्न होता है तो उससे मुराद ये होती है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसकी तफसील आगे हम देखेंगे, लेकिन दो बातें सिर्फ आप याद रख लीजिए कि INT मेन जो है उसको हमें रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा, या रिटर्न जीरो प्रोग्राम के एंड पे जो लिखेंगे उससे मुराद ये होगी कि ये मेन के फंक्शन को रिटर्न हम कर रहे हैं, सक्सेसफुल रिटर्न हो रहा प्रोग्राम। तो ये हमारे एक प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर था जो कि अभी हमने देखा है। लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो करके स्टेटमेंट्स लिखनी है, हैश, इंक्लूड, हेडर फाइल, डिफरेंट कीवर्ड्स जो हमने देखे, सी आउट का फंक्शन हमने देखा, रिटर्न जीरो, इसको हमने डिटेल में देखा। ये सारे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरतीब से, किस तरह और किस सिंटैक्स में लिखे जाएंगे, ये हमने डिटेल में देखा। सबसे पहले और अहम चीज़ हमें ये देखनी होगी, एक लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो एक वेरिएबल क्या होता है। एक सिंपल कंटेनर हो सकता है जिसमें हमें अपनी वैल्यू स्टोर करनी होती है। देखिए हम अपनी डेली बेसिस पे जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उनमें हमें डेटा प्रोवाइड करना होता है, या वो डेटा यूज़र से इनपुट करते हैं और उस डेटा के ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इस तरह का डेटा लैंग्वेज वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करती है और फिर इंटरनली कुछ अरिथमेटिक या कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करती है उस डेटा के ऊपर, और उसके बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है या तो स्टोर कर दिया जाता है या फिर यूज़र को
आउटपुट करके डिस्प्ले कर दिया जाता है। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट कर दी जाती है। जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे होंगे, स्पेस भी उसी लिहाज से एलोकेट होगी। लैंग्वेज स्पेस एलोकेट करने के बाद उसका एक लेबल दे देगी जो आप चाहेंगे, और उसके बाद जब भी आपने वो वेरिएबल को आप रेफर करेंगे या उसको यूज करना होगा, तो आप वो लेबल यूज करेंगे और आपकी लैंग्वेज उस मेमोरी स्पेस पे जो पड़ी हुई वैल्यू उसको वो यूज कर लिया करेगी। इसको हम आगे डिटेल में एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आइडिया उस वक्त बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ तरह का डेटा हैंडल करना पड़ता है, तो इसी तरह मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं। ये एक प्रोग्रामर डिक्लेयर करता है अपने प्रोग्राम के अंदर। क्विकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास C++ में कितनी तरह के वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। अगर हमें कैरेक्टर डेटा स्टोर करना हो तो हम कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लैंग्वेज में कीवर्ड है CHAR, ये लिखते हैं और साथ में स्पेस के साथ वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यूं हम एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। ये कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट की स्पेस लेता है। इसी तरह अगर हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी हो या यूज करनी हो अपने प्रोग्राम में, और ये न्यूमेरिक वैल्यू होल नंबर हो, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ये होल नंबर्स हैं, इनको लैंग्वेज इंटीजर में स्टोर करती है या उसके लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल अवेलेबल है। कि जब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो लैंग्वेज 4 बाइट्स की स्पेस रिजर्व कर देती है, और लैंग्वेज उसका लेबल वो रख देती है जो आप रखना चाहते हैं। जैसे इस केस में उस स्पेस का जो लेबल होगा वो A होगा। इसी तरह अगर आपके पास न्यूमेरिक डेटा है लेकिन वो रियल नंबर है, जैसे कि आपके पास पाई की वैल्यू होती है दैट इज 3.14, तो ऐसी सूरत में लैंग्वेज फ्लोट डेटा टाइप प्रोवाइड करती है कि आप एक फ्लोट डिक्लेयर कर लीजिए, और उसके लिए हमें फ्लोट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा स्पेस देके। जो फ्लोट वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका लेबल या नाम क्या रखना चाहेंगे, और ये फ्लोट डेटा टाइप भी 4 बाइट्स का होता है। अगर कोई हमारा रियल नंबर जो कि हो रियल नंबर लेकिन फ्लोट से ज्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए लैंग्वेज लॉन्ग डेटा टाइप प्रोवाइड करती है, और ये फ्लोट से डबल यानी 8 बाइट का होता है। तो यूं क्विकली हमारे पास कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और लॉन्ग, ये 4 तरह के बुनियादी डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सप्लोर करेंगे। वेरिएबल्स के बाद हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एक ऑपरेटर जो है उसको आप एक सिंबल कह सकते हैं कि एक ऑपरेटर सिंबल की तरह होता है। ये सिंबल जब हम यूज करते हैं तो ये सिंबल क्या करता है, ये कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और ये किस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होता है, ऑपरेंड के ऊपर, यानी जो हमारा डेटा होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल A है और एक वेरिएबल B है, यानी 2 ऑपरेंड्स हैं A और B, और हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो हमें एडिशन का जो ऑपरेटर है वो यूज करना होगा। यूं हम A और B 2 वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, उनके ऊपर एक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कितनी है हमारे पास? सबसे पहले अरिथमेटिक हैं। अरिथमेटिक में 5 तरह के बुनियादी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश है, और रिमाइंडर शायद आपके लिए नया होगा। रिमाइंडर क्या करता है, अगर आपने एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद अगर कोई रिमाइंडर बच जाता है बाकी, तो ये वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 7 को 2 पे डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, बल्कि हमारे पास 2 3 6 और एक रिमाइंडर बच जाता है। तो अगर हम इसको यूं कहें कि 7 रिमाइंडर 2, और लैंग्वेज में इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 1, तो रिमाइंडर ऑपरेटर जो है ये करता है। आगे चल के हम इसकी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी देखेंगे जो कि इवन और ऑड नंबर्स को डिटेक्ट करने के लिए रिमाइंडर ऑपरेटर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद जो दूसरा ऑपरेटर है लैंग्वेज में जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होंगे, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर लैंग्वेज में इज इक्वल टू के साइन से डिनोट किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद ये है कि आपने एक वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू डालनी है या उसको असाइन करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। रिमेंबर इंटीजर अभी हम बात कर चुके हैं कि 4 बाइट्स की स्पेस रिजर्व करता है मेमोरी में, और उसका हम लेबल दे देते हैं A, और उसके बाद वैल्यू हम असाइन करेंगे 10 की। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे राइट साइड पे ये एक मेमोरी का पोर्शन है, आप देख सकते हैं, और हर एक स्क्वायर जो है वो आप यूं कहिए कि 1 बाइट मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही हम अपनी इंटीजर A यानी INT A की स्टेटमेंट लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं,
तो लैंग्वेज 4 बाइट्स की स्पेस रिजर्व कर देती है। यू देखिएगा ये 4 बाइट्स की स्पेस जो है वो लैंग्वेज ने रिजर्व कर दिया हमारे लिए। जैसे ही हम a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं तो लैंग्वेज इन 4 बाइट्स पे अब एक वैल्यू जो हमने 10 ली है साइन कर देगी और इसका लेबल होगा a। So whenever we refer to this A in our program, तो लैंग्वेज A के सिंबल को जब रेफर करेगी तो it gets back to the memory और वो आप वापस आके देखेगी कि इस लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, तो it will refer 10। तो इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसके अंदर वैल्यू असाइन होती है और फिर वो मेमोरी में उस वैल्यू को स्टोर करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि हमारे ऑपरेटर्स प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का साइन एस्ट्रिक्स है, डिवीजन का साइन यानी फॉरवर्ड स्लैश है और रिमाइंडर है। तो अगर किसी अरिथमेटिक ऑपरेशंस में ये यूज हुए हैं तो इनमें से कौन सा पहले इवैल्यूएट होगा या कंपाइलर इनमें से कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा, तीसरे पे, चौथे पे और इसी तरह क्या तरतीब होगी। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, यानी ऑपरेटर्स की क्या तरतीब होगी, लैंग्वेज में ऑपरेटर्स किस लिहाज से या किस तरतीब से इवैल्यूएट होंगे। तो सबसे पहली बात ये याद रखिए कि एक्सप्रेशन में हमें लेफ्ट से राइट इवैल्यूएट करना होता है। सबसे पहले पैरेंथेसिस इवैल्यूएट होंगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे उस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन या डिवीजन का और या फिर रिमाइंडर का, और अगर ये तीनों है तो इसी तरतीब से ये इवैल्यूएट होंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपके पास एडिशन और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये तरतीब है, पैरेंथेसिस सबसे पहले, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद, रिमाइंडर डिवीजन के बाद और एडिशन रिमाइंडर के बाद और सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन के बाद। अब हम एक कोड एग्जांपल देख लेते हैं कि इन वेरिएबल्स को हमने कैसे यूज करना है या किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कि आप 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए x, y एंड z। और मैं जल्दी से प्रोग्राम का बेसिक अक्षर लिख लेता हूं। जी, तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया प्रोग्राम का। अब हमें कहा गया कि आप 3 वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, इंटीजर टाइप के होंगे वो तीनों, x, y और z। तो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड लिखना पड़ेगा int और उसके बाद x, y, z। यूं हमारे 3 वेरिएबल्स x, y और z जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है असाइन x एंड y विद द वैल्यूज 5 एंड 10, यानी x को हमें 5 असाइन करना है और y को 10 असाइन करना है। हमने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वो वेरिएबल आएगा जिसमें वैल्यू असाइन करनी है x, और राइट साइड पे वो वैल्यू होगी जो वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करनी है। तो यूं एक्सप्रेशन बना x इज इक्वल टू 5 और इसी तरह हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया, x को 5 वैल्यू असाइन कर दी है और y को 10 असाइन कर दी है। हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऐड देम। हमें इन दोनों को ऐड करना है यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर और उसके बाद स्टोर द आंसर इन वेरिएबल z। हमें इन दोनों को x और y को ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको हमें वेरिएबल z जो हमने डिक्लेयर किया उसमें स्टोर करना है। तो इन दोनों की जो एडिशन है वो कैसे होगी, यूजिंग एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस y, ये इन दोनों की एडिशन होगी, उसका कोई ना कोई एक आंसर आएगा और वो आंसर हमें किस तरह यूज करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि असाइनमेंट के लिए हम लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर लिखते हैं और राइट साइड पे या वैल्यू या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये हमारा राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन है। हम इसको आसानी के लिए पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं यूं करके, यानी पैरेंथेसिस में x प्लस y, जो भी इनकी वैल्यूएशन के बाद वैल्यू कैलकुलेट होगी वो एक वैल्यू होगी और वो स्टोर हो जाएगी हमारे वेरिएबल z को। उसके बाद लास्ट में कहा गया कि आप इनकी वैल्यूज भी डिस्प्ले करवाइए, x की, y की और फिर z की भी, यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं,
देखिए हमें कोई स्ट्रिंग या टेक्स्ट एज इट इज प्रिंट करनी हो तो हम उसको डबल कोटेशन या डबल कोटेड में लिखते हैं। कंपाइलर उसको एज इट इज आउटपुट पे या जाके स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। लेकिन यहाँ हमें x, y और z की वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, तो इसलिए हम x, y और z को हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के बगैर लिखेंगे। सी आउट x, ये x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और सी आउट z, तो ये z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और आखिर में हम रिटर्न 0 लिख देते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल करके चेक करते हैं ज़रा। तो ये देखिएगा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, लेकिन हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, 10 और 15। यानी हमने पहले सी आउट किया हुआ है x जो कि वैल्यू 5 आ रही है, उसके बाद हमने सी आउट किया y जो कि वैल्यू 10 आ रही है, और थर्ड पे हमने सी आउट z किया हुआ है, और z में 5 + 10 15 जो है वो वैल्यू आ रही है। चूँकि हमने इनको एज इट इज प्रिंट कर दिया है तो उसमें हमने स्पेस नहीं दी कोई, या लाइन कैरेक्टर नहीं दिया, तो अभी हम क्या करते हैं, लाइन कैरेक्टर जो है वो इंसर्ट करके देखते हैं। x के बाद हम डबल एंगर ब्रैकेट्स लिखने के बाद कीवर्ड एक लिखते हैं ENDL। इससे क्या होगा, x की वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद कर्सर हमारा नई लाइन पे चला जाएगा, और नई लाइन पे y प्रिंट होगा, और उसके बाद फिर y के बाद हमें एक और चाहिए लाइन, तो हम ENDL एक और बार लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर z प्रिंट होगा। दोबारा कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं। ये देखिएगा, तो सबसे पहले आपने सी आउट x किया, x की वैल्यू 5 प्रिंट हुई, और उसके बाद फिर ENDL यानी एंड लाइन, कर्सर नई लाइन पे चला गया। नेक्स्ट कंपाइलर को मिला सी आउट y, तो उसने y की वैल्यू चूंकि ऊपर 10 हमने असाइन की हुई है तो उसने इसको 10 प्रिंट कर दिया। सी आउट z की वैल्यू हमने x + y यानी 15 स्टोर की है, असाइन की हुई है z को, तो z की वैल्यू 15 यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये तीनों की हमने वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दी है। उम्मीद करते हैं कि हमने जो एक कोशिश की थी कि लैंग्वेज को या इस कोर्स को, इसके कंटेंट को थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से, थोड़ा कंप्रिहेंसिव करके आपको प्रेजेंट किया जाए, ताकि आपको समझ भी आए और कम से कम वक्त में आपकी लर्निंग भी बेहतर और आसान हो और कन्वीनियंट हो। तो ज़रूर बताइएगा कि हम अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए हैं। वी इनकरेज योर इनपुट, फीडबैक, सजेशन और क्वेश्चंस। मेरा नाम मुबशर अजीज़ है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अब लेक्चर 4 में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदाबंद आपके लिए ढेरों आसानियां फरमाए और आपको हमेशा खैरियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।